हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण मिडिल क्लास लोग जो है एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। वो 6 कारण क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखा देता हूं जो अप्रैल 2025 में लागू हुआ है। इसमें अप्रैल 2025 के में जो लागू हुआ उसके हिसाब से जो इंडिया में जिसकी सैलरी 50,000 और उससे कम है, 93% लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट हैं। मतलब कि वो क्रेडिट कार्ड पे ही उनका घर खर्च चलता है, फिर पेमेंट आता है, फिर वो पैसा पेड करते हैं, उसको या तो ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मार्च 2025 तक का जो डाटा है, 33,886 करोड़ रुपया जो क्रेडिट कार्ड से खर्च हुआ है और जिसको पे नहीं कर पाए और उसको उन्होंने ईएमआई में कन्वर्ट किया है। ये इस साल का डाटा है मार्च 2025 का। पिछले साल ये 23,475 करोड़ था, यानी कि पिछले साल से 44% अधिक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसको पे नहीं करने के बाद उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये डाटा दिया है कि 44% जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो होम लोन ले रखे हैं। अब चूंकि होम लोन ले रखे हैं तो होम लोन 20 साल, 25 साल, 30 साल का होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो उसने 30 साल में नौकरी करना शुरू किया और 30 साल के लिए लोन ले रखा है तो 60 साल तक तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि उसका ईएमआई करता रहेगा। अब 60 साल के बाद जब वो रिटायर करता है तो उसके पास कॉर्पस के तौर पे एक सिर्फ घर होता है। तो ऐसे में कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर चाहे कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको ये 6 स्टेप दिखाऊंगा कि कौन से 6 स्टेप है जिनके कारण एक मिडिल क्लास उस दलदल में फंसता चला जा रहा है। अभी ये डाटा तो मैं आपको दिखा दिया कि मिडिल क्लास फैमिली कितना खर्च कर रही है। ये सब देखने से ये तो समझ में आता है कि कितना मिडिल क्लास फैमिली खर्च कर रहा है, लेकिन जहां उसको खर्च करना चाहिए वहां पे वो काफी कंजूसी कर रहा है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस। अभी का अगर हम डाटा देखें तो भारत में मात्र 30% ऐसे लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, और ये भी 30% कोरोना काल के बाद का है। कोरोना काल से पहले मात्र 17%, मात्र 17% लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे थे। तो इससे समझ में आता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, ये भी मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। इसको जरूरी ना समझकर वो जो है क्रेडिट कार्ड पे खर्च करने में या फिर अदर आईफोन लेने में, कार लेने में, मतलब लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना फाइनेंस मिसमैनेजमेंट कर रखा है। अब ये भी जो 30% हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं ये भी सफिशियंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो जैसे अगर उनको कोई बड़ी डिजीज हो जाती है, 20 लाख 25 लाख का खर्च है, तो ये इतना का भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखे हैं कि ये इसको कवर कर पाए। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने का नुकसान क्या है। जैसे आप अपने फैमिली में कमाने वाले सिंगल हैं और भगवान ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या गंभीर डिजीज हो जाए जिसमें कि 10 15 20 लाख रुपए का खर्च है। अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखे हैं तो ये 20 लाख रुपया का जो खर्च है, ये 20 लाख रुपया आपको कर्ज लेना पड़ेगा, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपका सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका इनकम भी बंद हो गया है और आपके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया है। अब ऐसे में अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली चाहे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी रकम आपको मंथली का देना पड़ता है और आपको अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो मैं किसी कंपनी को रेफर नहीं कर रहा हूं, आप जो भी कंपनी आपको अच्छा लगे आप एक अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य रखें। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखने से क्या होता है कि अचानक से, क्योंकि एक्सीडेंट या कोई डिजीज जो होता है उससे क्या है कि जो आपका जमा पैसा है वो निकल जाता है, और इससे क्या है कि आपका कॉर्पस तैयार होने में काफ़ी दिक्कत होता है। अभी इससे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है, और ऐसे भी मिडिल मिडिल क्लास जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करने में काफ़ी आगे है। जैसे घर में शादी है, रिश्तेदारों को, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे अच्छे से शादी करना है, क्या करेंगे, लोन ले लो। कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लोन ले लो। आईफोन लेना है, लोन ले लो। कार लेना है, लोन ले लो। बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, लोन ले लो। घर लेना है, लोन ले लो। मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए उनके पास एक ही उपाय है, लोन ले लो। अब ये लोन के चक्कर में वो फंसते हैं, उसके बाद उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो क्यों नहीं, अगर आपको एक, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि अगर आपको एक कार लेना है तो कैसे आप कार को आसानी से ले सकते हैं, मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए। तो ये सब सारी
चीज़ें जब तक आप समझ नहीं जाते हैं, आपका जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो होता ही रहेगा। अभी मैं आपको जो 6 रीज़न बताने वाला था जिसके कारण एक मिडिल क्लास फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फँसता जाता है। पहला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जिससे कि हम मतलब शॉपिंग के लिए उसका यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रेडिट कार्ड से जब भी आप शॉपिंग करते हैं या उसको पैसे खर्च करते हैं, तो आपका वो एक इमोशन जो होता है ना, वो नहीं बन पाता है, जो कि आप कहीं पे कैश खर्च करते समय बनता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर आप कहीं खर्च कर रहे हैं, वहाँ एक टाइम कैश खर्च कीजिएगा और दूसरे टाइम क्रेडिट कार्ड से खर्च कीजिएगा। तो दोनों के इमोशन में काफ़ी फ़र्क होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है? तो मेरा मानना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से जो भी महीने का खर्च कर रहे हैं और उसको अगर मंथली पेड कर देते हैं, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी तरह का कैशबैक मिलता है, बोनस मिलता है। अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं या फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको लॉन्ज एक्सेस मिलता है, मतलब कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन ये सब उनके लिए है जो कि क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इम्पल्सिव बायर हैं या आप मतलब इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं जो कि आपके महीने के इनकम से ज़्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज़ ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड में जितना आपका मंथली इनकम है उससे ज़्यादा खर्च कर दिए। अब आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि आपसे 36 टू 45% पर एनम चार्ज लेती है। अब ऐसे में क्या होता है, जब इतना मोटा आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो आप अब ये तो 1 महीने का है नहीं, आपसे हर महीना खर्च किया जाएगा, आप हर महीने ये इंटरेस्ट पेड करते रहेंगे, तो आप इस चक्कर में फँसे रहेंगे, जिससे कि आपका फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट है वो बना रहेगा। तो सबसे पहले ये है कि या तो आप लिमिट में खर्च कीजिए तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, और अगर आप क्रेडिट कार्ड को लिमिट में खर्च नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड को बंद कर दीजिए। एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर। काफ़ी सारे लोग को ये समझ ही नहीं आता है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जिस चीज़ को परचेज करने से या जहाँ भी इन्वेस्ट करने से आपके पॉकेट में पैसा आता है, वो एसेट्स है, और जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल कर ले जाए वो लायबिलिटी है। अब सेम चीज़ एसेट्स भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। जैसे आपने एक आईफोन खरीदा, अब अगर उस आईफोन से आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं या कुछ भी फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ से आपको 2 पैसे का इनकम हो रहा है, तो ये आपके लिए एसेट्स है। आप इसे अगर शौक के तौर पे लिए हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। इसी तरह से कार हो गया, घर हो गया, अगर घर आपने लिया है और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये आपके लिए एसेट्स है। और अगर उस घर को आपने किराए पे नहीं दिया है और उस पे आप रह रहे हैं, या फिर उससे आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर एक मिडिल क्लास में कि दिखावा काफ़ी ज़्यादा है। जैसे दोस्त ने कार लिया तो अब मैं भी कार लूँगा। हो सकता है आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, लोन पे ले लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। तो इसमें दिक्कत क्या है कि आप जो भी कार ले रहे हैं उसकी वैल्यू 10 से 15 साल में ज़ीरो हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से हमने 12 लाख का कार लिया, तो 2 लाख रुपया हमारे पास था डाउन पेमेंट करने के लिए, 10 लाख रुपया हमने इंटरेस्ट ले मतलब बैंक से लोन ले लिया, जिसका इंटरेस्ट बना 3,30,000 रुपया। टोटल पे हमने किया उसको 13,30,000 रुपया। अब 7 साल के बाद उसका वैल्यू कितना रह गया, चूंकि 10 लाख का था और 2 लाख, टोटल 12 लाख रुपये का कार था, 10 लाख हमने लिया था, 13,30,000 पेड किया, और 7 साल के बाद इसका वैल्यू रह जाएगा 3,30,000 रुपया, क्योंकि 7 साल के बाद इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो टोटल लॉस कितना हमें हुआ, 10 लाख का। अब 10 लाख का 7 साल में लॉस हुआ तो 1 साल में कितना लॉस हुआ, 1,42,857 रुपया का। यानी कि ये 12 महीने में इतना लॉस हुआ, तो पर मंथ कितना लॉस हुआ, 12,000 रुपया का। यानी कि 7 साल तक आपको हर महीना 12,000 रुपया का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, क्योंकि अब अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उसे कार की भी ज़रूरत है। तो ऐसे लेने से क्या है कि आपको हर महीना 12,000 रुपया का लॉस होगा। तो आपको करना क्या है कि 7 साल तक जो 12,000 रुपया आपको लॉस हो रहा है, इस 12,000 रुपया को आप एसआईपी में डालिए 7 साल के लिए। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 लाख रुपया, आपको रिटर्न मिलेगा 7 लाख रुपया, टोटल रिटर्न हो गया 17 लाख रुपया। ठीक है। अब जो यहाँ पे 12 लाख रुपया में कार ले रहे थे,
हो सकता है उस कार का वैल्यू हो जाए 13 लाख, आपने 13 लाख पेड कर दिया, 17 लाख रुपया मिला था, इसमें से 4 लाख रुपये को आप फिर से लमसम में डाल दीजिए। 4 लाख रुपये को आप 7 साल के लिए डाल दिए, तो ये 4 लाख रुपया हो जाएगा आपका 9 लाख रुपया, ठीक है। और ये जो आप 13 लाख में गाड़ी खरीदे थे, ये 7 साल के बाद 4 लाख इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। यानी कि 7 साल के बाद आपके पास ये 13 लाख था और अभी भी 13 लाख है ही, ठीक है। फायदा क्या हुआ कि आपका 13 का 13 लाख है ही और आपने 7 साल इस गाड़ी को यूज भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग करके गाड़ी को खरीदिए, जिससे कि आपको 12,000 रुपये महीने का लॉस भी नहीं होगा, आप गाड़ी भी यूज कर सकते हैं और आपका जितना पैसा था आप उतना पैसा आपके पास बचा ही रहेगा। चौथा हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन की। आज मिडिल क्लास के फैमिली से जो बिलोंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उस जगह नहीं पहुंच पाए तो अपने बच्चे को उस जगह तक पहुंचाएं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन लेते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि मतलब कोई बीटेक करा रहा है, कोई एमबीए करा रहा है, या इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेस है जो लोग उनको करवाते हैं। अब इसमें मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग कोर्सेज करने पे अलग अलग खर्चे आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 लाख रुपया खर्च हो गया, 20 लाख रुपया खर्च हो गया, उसने बीटेक कर लिया। अब ये बीटेक करने के बाद आज भारत में बेरोजगारी इतनी है कि आप देखिएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बीटेक, एमबीए या इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज करके वो तैयारी कर रहा है। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ एसएससी सीजीएल का ही, जिसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। अब ये बीटेक करके 20 लाख रुपया खर्च करके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है और नॉर्मल एक ग्रेजुएट बंदा भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको इसी फील्ड में आना था, इसी चीज़ की तैयारी करनी थी, तो आपने बीटेक करके अपने घर वालों को 20 लाख रुपया का कर्ज में क्यों डुबोया, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे एजुकेशन में ये है, आप अगर बीटेक किए हैं तो इसका आपकी लाइफ में यूटिलाइज क्या है। अगर आपका सीजीएल में हो जाता है तो टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका इस बीटेक का वैल्यू क्या रह जाएगा। ये 20 लाख रुपया तो आपका फ्री में चला गया, जो कि आप सिंपल ग्रेजुएशन करके भी यहाँ तक पहुँच सकते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को बीटेक नहीं करना चाहिए या एमबीए नहीं करना या इस तरह की डिग्री नहीं लेना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप ये सब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए एडमिशन से पहले वहाँ का प्लेसमेंट देख लीजिए कैसा है। अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। इस बार अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आते हैं और उसके बाद फिर इस चीज़ का तैयारी में लग जाते हैं। पाँचवा जो है वो है सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग। इसके जगह पे होना क्या चाहिए, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है। लेकिन आज मिडिल क्लास जो इस जाल में फंसता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि थिंकिंग उसका नॉर्मल है और रहने का स्टैंडर्ड उसका काफ़ी हाई है। तो ऐसे में क्या है कि वो कर्ज के तले दबा जा रहा है, कर्ज के तले दबा जा रहा है, तो अब वो उसको पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो ईएमआई में कन्वर्ट कर रहा है, ईएमआई में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इसको आप सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कर सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। सिंपल सी बात है, आप पैसे अर्निंग करते हैं, आप पैसे अर्निंग करने के बाद मंथली जो आपके खर्च हैं वो खर्च करने के बाद जो आपका बचा वो हो गया सेविंग। अब इस सेविंग के पैसे को अगर आप बैंक में रखते हैं तो वो तो आपका सेविंग हो गया, लेकिन अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। सेविंग में क्या है कि आपको 3% तक इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। हो सकता है कि आप मतलब एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो आपको 15 से 20% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। हो सकता है आप थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर भी 10% तक का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपको ये जानना कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर आप इसमें रखे रहते हैं तो ये आपके इन्फ्लेशन के हिसाब से, चूँकि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 6% प्लस ही है, तो अगर आप 1 लाख रुपये रखे हुए हैं तो वो 1 साल के बाद
1,03,000 तो हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन 1 साल के बाद चूंकि इन्फ्लेशन 6% प्लस है, तो उस चीज़ को जिसको खरीदने में अभी आपको 1 लाख लग रहा था, अगले साल 1,06,000 रुपये लगेगा। तो देखने में तो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ गया है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे उस पैसे की वैल्यू घट गई है, क्योंकि जो चीज़ आप 1,06,000 में लेंगे और उसके लिए आपके पास है 1,03,000, यानी कि 3,000 का आपको लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप उसको सेविंग में ना रख के उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि पैसे भी आपके लिए काम करें, ना कि आप सिर्फ ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहे। धन्यवाद।